तो फिर और कई हत्याएं उसने किया। एक नस्सन को मारा, एक अशरफ को मारा अपने घर के ही सामने, एक अशरफ को मारा। अशरफ ने कई मुकदमे इसके खिलाफ, 2 मुकदमे, एक करेली में, कोतवा, एक जो है धूमनगंज में कायम कराया था कि इसने जहाँ से मारे। अशरफ जो है भाजपा से जुड़ा हुआ था। तो अशरफ को तब ये अतीक जेल में था और इसके भाई अशरफ ने अपने घर से मारा था। वो अपने मकान पर ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पर कुछ कर रहा था, वहीं से तान करके मारा, वो मर गया। तो ये इस तरह से कई हत्याएं, मैंने ये हत्याएं जेल से करवाया। 2 तो ये करवाए ही, एक अशरफ की और एक नस्सन की, और एक जो है पत्रकार थे जो है, क्या नाम है, टीवी के। कहते हैं कि नशा सबसे बुरी चीज होती है। नशा किसी भी चीज का हो सकता है। कोई शराब का नशा करता है तो कोई शबाब का नशा करता है, तो कोई लालच का नशा करता है। अतीक जमीन के लालच के नशे में चूर हो चुका था। उसे केवल और केवल जमीन चाहिए था। कहीं भी उसे जमीन दिख जाती, वो उस पर कब्जा करने का प्लान बना लेता। वो युवाओं को, यानी जो किशोर अवस्था के नौयुवक थे, लड़के थे, उन्हें वो अपनी टीम में शामिल करता था, उन्हें ट्रेनिंग देता था और ट्रेनिंग देने के बाद फिर उन्हें लॉन्च कर देता था, उनसे हत्याएं करवाता था, उनके सामने हत्या करके उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता था। अतीक का लालच यही नहीं रुका। अतीक का लालच तो अब राजनीति में भी पहुंच चुका था। प्रकरण आया, मैं एसपी श्री था, तो एक महिला मेरे पास आई दीनहीन हालत में, कहा हमारा सारा जमीन ले लिया। जब पूछा तो तब वो अपनी दारुण कथा बताई। दारुण कथा ये कि वो, उसका नाम जयश्री उर्फ सूरजकली, झलवा की रहने वाली है। उसके पति का नाम ब्रिजमोहन था, उसको बुच्चा बुच्चा भी कहते थे। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य खराब होता है, लेकिन उसके पास मौके पर बहुत अच्छी ज़मीन थी, 12-14 बीघा ज़मीन थी और थी। अतीक की नज़र तो सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा ज़मीन का जो है, मतलब चोर कहें या डकैत कहें या जो भी कहें, माने ज़मीन हड़पने वाला कहें, क्योंकि ज़मीन ही, फिर आज ज़मीन ही सबसे बड़ा, मतलब रियल इस्टेट जिसको कहते हैं। तो ज़मीन बेच करके, और व्यक्ति अपने ईमान की ज़मीन बेच करके, व्यक्ति अपनी ज़मीन बेच करके आज अमीर हो रहे हैं। ज़मीन बेच करके और ईमान की ज़मीन बेच करके और अपनी ज़मीन बेच करके लोग अमीर हो रहे हैं। सब में अमीर बनने का ख्वाब है। तो पति कि मेरे पति गायब है और मेरा ज़मीन कब्जा कर लिया गया, कर लिया जा रहा है। तो मैंने पहले तो उसके और जो है जगदरी बची थी उसको रोकवाया, जो कुछ दाएं बाएं थी उसको छुड़वाया, फिर उसका मुकदमा कायम कराया। उसका पति मिला नहीं, उसका भी मुकदमा कायम कराया। उसमें हुआ ये था कि ब्रिजमोहन को एक शिवकुटी सहकारी आवास समिति, एक मानिक चंद श्रीवास्तव था, वो अतीक का ही बड़ा खासम खास था, उसे बनाया था। सोसाइटी भी ज़मीनों के हड़प करने का एक बड़ा सशक्त माध्यम है, बहुत बड़ा हथकंडा है। इसमें इतना घपलेबाजी है कि उसमें जितना तह तक जाइएगा उतने परत खुलेगा। तो फिर उन पर का उसने इसको जो है दवा ववा के बहाने इसका ले गया, वो करके गायब कर दिया, मार डाला, ज़मीन अर्जी फर्जी इसे करा। कौन लेके गया था? वो मानिक चंद श्रीवास्तव, शिवकुटी सहकारी, अरे अतीक के विथ कोऑपरेशन ऑफ अतीक के जो भी कॉन्स्पिरेसी, कोऑपरेशन, असिस्टेंस, जो कहिए, मतलब उस वह पूरी ही संपत्ति अतीक की थी, या उनकी एक सेल कंपनी थी, प्रच्छन्न कंपनी कहिए जो है। तो हुआ, उस पर भी कार्रवाई हुई, इसको राहत मिली। बाद में इसके और मुकदमे कायम हुए। अतीक ने इस पर कुछ
बाद में आक्रमण भी कराया, लेकिन खैर ये महिला बहादुरी के साथ लड़ी, इसको उसमें भी सुरक्षा दी गई, सुरक्षा अभी भी है। पति का पता नहीं चला? ना पता नहीं चला, मुकदमा कायम हुआ था। ये हुआ तब इनके जब संपत्तियों के बारे में हुआ, उस समय संपत्तियां इनकी बहुत कुर्क की गई थी। जब मैं पुलिस अधीक्षक नगर था 2002-2003 में, तो इनकी करीब करीब जो जितनी नॉन संपत्तियां थी सब गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, माननीय मायावती जी की सरकार गई और माननीय मुलायम सिंह की सरकार आई, सरकार आने के महीने भर के अंतर्गत सारी संपत्ति इसकी रिस्टोर हो गई, गैंगस्टर एक्ट से मुक्त हो गई। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये मैं कहूँ तो कोई कह सकता है कि आरोप लगा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है कि सारी संपत्ति जिस प्रशासन ने पूर्व के शासन में अटैच किया था, उसी प्रशासन ने शासक के बदलते ही सारी संपत्ति उसके पक्ष में रिलीज कर दी है। संपत्ति करीब कितनी रही? अरे उस समय 10 करोड़ से ऊपर, अरे जो 10 करोड़ आप कह, संपत्ति तो जिस तरह की थी उस समय नॉन संपत्ति अरे सारी ज़मीनें थी। इसका जो चकिया का वो ऑफिस है वो डिमालिश हुआ था, मैंने डिमालिश कराया था, फिर वो बना लिया। हाँ, मैंने कहा, मतलब पुलिस ने, इंडिविजुअल इसमें महत्व नहीं रखता है। हाँ, उसका नेतृत्व मैं कर रहा था। वो उतनी बात को काटता हूँ कि मैंने, मेरे नेतृत्व में पुलिस ने, मतलब निर्देशों पर आपकी और आपने और आपकी टीम? ऐसा नहीं है, मैं था कहीं, मैं पीछे नहीं रहा। यह सब तो हुआ था, तो सारी सब रिस्टोर हो गई। जो भवन टेढ़ा हो गया था सब बना दिया, सब कर दिया। अब फिर शायद डिमालिश हुआ है। मेरे पीछे खौफ की इमारत है। मैं इसे खौफ की इमारत क्यों बोल रहा हूँ? दरअसल ये अतीक अहमद का कार्यालय है। पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं। इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चल चुका है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा उमेश पाल को किडनैप कर यहीं लाया गया था, यहीं रखा गया था, यहीं उमेश पाल को टार्चर किया गया था। जब उमेश पाल की किडनैपिंग हुई थी तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुकदमा 1 साल बाद लिखा गया जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई। वही उमेश पाल जिसकी हत्या होने के बाद अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। उमेश पाल से ऐसा क्या संबंध था अतीक का? क्या ऐसा विवाद हुआ कि विवाद इतना गहराता गया? अब देखिए, उमेश पाल का सीधा कोई टकराव तो था नहीं। उमेश पाल राजू पाल से जुड़े थे। राजू पाल की हत्या हुई। राजू पाल की हत्या अशरफ की सीधी सक्रियता थी। वो उस पर, राजू पाल पर हुए आक्रमण में, हमले में वो सीधे सम्मिलित थे और अतीक की सहभागिता थी। तो राजू पाल उसमें पैरोकार के रूप में हो गए। पूजा पाल तो उसमें आए हुए, वो बेचारी को बहुत ही कोई 8 या 9 दिन हुआ था जब उसकी हत्या हुई। तो ये जो है पूजा पाल के साथ, और वो राजू पाल का वो पुराना मित्र था, तो उस लिए वो निर्वहन करते हुए पूजा पाल के साथ हुआ, पैरवी कर रहा था। उसी में जो है, उसी जब वही सरकार समाजवादी पार्टी की थी, उसका अपहरण किया गया। उससे अपने पक्ष में जो है एफिडेविट वगैरह लिया गया, उसका बयान भी करा दिया गया। जब फिर सरकार बदली 2007 में, तो फिर उसने मुकदमा कायम करा दिया। तो अब ये चाह करके ये वो पैरवी कर रहा था, निरंतर पैरवी करता रहा, यही थी। और जब अंत में चला लगा कि ये पैरवी ये टूटा नहीं, सज़ा हो जाएगी, तो उसे रास्ते से हटाने का वो किया। जेल में, गुजरात जेल में रह करके, अहमदाबाद के जेल में रह करके, अहमदाबाद में ही था, साबरमती, वही अहमदाबाद में ही तो है।
साबरमती जेल में था। तो उसने जो है ये सारा अपने, चूँकि था नहीं, भाई था नहीं, अपने पुत्रों को के षड्यंत्र से, अपने भाई के स्वयं और अपने भाई के षड्यंत्र से, अपनी पत्नी के सहयोग से अपने पुत्र को ही गैंग में डाल करके हत्या करा दिया अपने लोगों से। ये उसने अपने मृत्यु की जो है क्या नाम है प्रस्तावना और खुद लिखी और अपनी मृत्यु की पृष्ठभूमि, अपनी हत्या की पृष्ठभूमि तैयार कर दिया। ये वही कार्यालय है जहां बहुत सारे फरियादी अतीक अहमद से मिलने आते थे। यहाँ ना जाने कितनी तहरीरें लिखी गई, किसी को बनाने के लिए तो किसी को बिगाड़ने के लिए। इस कार्यालय में वो कांड हुए जिसका जिक्र करना बेहद ही मुश्किल है। इसके पीछे इतनी कहानियां हैं कि इसको बयां करने के लिए शब्द नहीं है। कहा जाता है कि अतीक ने अनगिनत लोगों को इसी कार्यालय में बैठकर बर्बाद कर दिया, उनके घरों को बर्बाद कर दिया, उनके संपत्ति को बर्बाद कर दिया, उनके परिवार को बर्बाद कर दिया। स्क्रैप का ठेका लेता था और इस पूरे एनसीआर में जो है ठेका इसी का चलता था, कोई लेता नहीं था। ये पूल टेंडरिंग कराता था, चाहे स्क्रैप का हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, जो भी हो। और पूल टेंडरिंग में वही 4 अगर 5 के बीच में है तो एक टेंडर ये लेंगे, ये बांट लिया, इनके नाम टेंडर हुआ, फायदा आपने ले लिया, कुछ उनको दे दिया, और वही 5 लोग बोली लगाए, जिसको देना है उसकी सबसे कम बोली, और जो है उनकी जो है मैंने उस तरफ से उनकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, शेष की कम हो जाएगी, उनको टेंडर मिल जाएगा। तो आया कि इसके पता चला कि ये कई फर्मों के नाम से, जब रजिस्ट्रेशन देखा गया तो इसके पास 12 फर्में थीं। उसमें 2 बने फर्मों का नाम 12 जिनके नाम निकाला स्क्रैप। तो जैसे 1 ट्रक माल स्क्रैप नंबर 1 में निकाला तो 10 ट्रक माल चोरी का निकाला, जिसका न रेलवे को पैसा जा रहा है न विभाग को जा रहा है। अब चोर मिल करके उसको निकलवा रहे हैं। अब जिस विभाग के चोर, जिस विभागों के चोर, चाहे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, मिलजुल के जो है करके 10 ट्रक ऐसे निकलता था, 1 ऐसे निकलता था। उसमें भी 12 फर्मों में केवल 2 फर्म रजिस्टर्ड। क्या सभी लोग अंधे थे? तो निकाला गया तो उस पर मुकदमे सब पर था, तो उस पर मुकदमा कायम कराया गया। 113 मुकदमे कायम हुए इस थाने में, थाना दुमनगंज में एक दिन में 113 मुकदमा। जब हुआ तो इन्हें लगा कि अब तो हमारा सामान वो चला जाएगा, मैंने सब कुछ। इन्होंने 482 में जो है 482 दंड प्रक्रिया संहिता में FIR को ऐसे मूव किया। मैं कोई टिप्पणी इतने कहूँगा कि एक तकनीकी आधार निकाल करके उन 113 FIR को क्वैश कर दिया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। तो उससे इनको राहत मिल गई। जब पता चला तो हमने मैंने अनुमति ले करके वहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दाखिल करने के लिए सारा मिसलिनियस एक्सपेंसेस और सब दे दिए गए। उस समय जो AOR थे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि हम 15-20 दिन में सारे दाखिल कर देंगे और तुरंत स्टे हो जाएगा और रिलीफ मिल जाएगी। इसमें कोई ग्राउंड ऐसा नहीं है जो लीगल लैप्स हो, कोई लीगल बहुत ज़्यादा इसमें कोई लीगल लेखना नहीं है। केवल इस आधार पर कि ये FIR कंटिन्यूटी में कायम किए गए हैं, केवल एक तकनीकी आधार लेकर के FIR निरस्त किया गया था। कहा कि ये तो है, तो जब आ गए तो अगर अब उसके तमाम थे, क्योंकि टिप्पणी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, हो गया। तब तक सरकार बदल गई, वो SLP दाखिल नहीं हुई। अब वो तो AOR स्टेट के थे, ये सरकार बदली तो उस सरकार के AOR हो गए। उस सरकार से आगे फर्दर अनुमति नहीं मिली, नहीं दाखिल हुआ। तो इस तरह से चीज़ें हैं, सारी चीज़ें चलती रही।